Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking up important articles from 22nd of March. So first we are talking about that यहाँ पे बोला जा रहा है कि prevention is important जब हम kidney diseases की बात करते हैं. कुछ दिन पहले हमने बात करी थी chronic kidney diseases की CKD. तो on World Kidney Day यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है कि प्रिवेंशन पे अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो इट वुड बी बेटर एंड यहाँ पे एज वी से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. यहाँ चैलेंजेस मेंशन किए गए हैं. सबसे बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज. सेकेंडली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं उनका नंबर भी बहुत कम भी है एंड दे आर स्क्यूड इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल द डेटा सेज कि 2200 किडनी स्पेशलिस्ट इंडिया में they are there and they are concentrated in like in majority जो है सिर्फ 4 southern states में या metropolitan cities में हमें मिलती है. तो there is this critical gap which is there in terms of कि timely डायग्नोज नहीं हो पाता है या डायग्नोज हो जाता है तो इंडिविजुअल लेवल पे चैलेंज ये है कि पीपल दे डोंट टेक इट सीरियसली. जो फॉलोअप्स होने चाहिए रेगुलरली या जो ट्रीटमेंट है वो रेगुलरली नहीं किया जाता है एंड दैट इज नॉट टेकन अप सीरियसली. तो उसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं. तो दिस इज देयर और ये मतलब कि जो इंडिविजुअल लेवल पे चैलेंज है दैट इज मोर ऑफ दे आर इग्नोरेंट टुवर्ड्स देयर ओन हेल्थ. एंड जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो इवन अवेयरनेस के टर्म्स में भी यहाँ पे काफी एम्फेसाइज किया गया है कि अवेयरनेस विल आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. क्योंकि एज पर वन ऑफ द डेटाज सिर्फ वी कैन से कि लेस देन 5% ऑफ जो पॉपुलेशन है उनको ये पता है कि किडनी एक्चुअली लोकेटेड कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी में. लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन. तो इससे अगर हम अवेयरनेस पे वर्क करेंगे तो इट कैन अगेन ब्रिंग अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे ओवरऑल इसमें इन जिस्ट यही बात की गई है. बाकी इक्विटी ऑफ किडनी केयर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो लाइक दिस इज द स्लोगन फॉर द वर्ल्ड किडनी डे 2024. इक्विटी ऑफ किडनी केयर. अभी हमने देखा कि हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स दे आर स्क्यूड इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी एंड सेकेंड हमने बोला कि अवेयरनेस जनरेशन इंपॉर्टेंट है. थर्ड चैलेंज जो इग्नोरेंस. एंड ये भी एक चीज है कि जहाँ पे वी आर सीइंग की पॉपुलेशन में वी आर सीइंग की दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दे आर इंक्रीजिंग. सो वहाँ पे लाइक अगर बीपी डायबिटीज हार्ट डिजीजेस ये सब ज्यादा है तो इसकी वजह से चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ऑफ हैविंग किडनी रिलेटेड डिजीजेस. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स. सो यहाँ पे एक केस स्टडी अगर हम देखें तो वी आर सीइंग की प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तमिलनाडु मॉडल की बात हो रही है. वहाँ पे an initiative has been taken to detect non-communicable and communicable diseases like tuberculosis या बाकी जो chronic infections हैं जिनका impact हो सकता है किडनी फंक्शन के ऊपर. तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस की बात हो रही है लोकल लेवल के ऊपर. तो अर्ली डिटेक्शन फोकस्ड प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंट. दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स वी कैन से सो दैट अगेन आगे आने वाले टाइम में हम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर भी वर्क कर सकें. बाकी यहाँ पे ट्रीटमेंट्स मेंशन है तो दीज आर दी टर्म्स विच आर इम्पोर्टेंट. एंड किडनी से कल हमने बात करी थी कि नेफ्रॉन्स दे आर देयर. जो सेल्स होते हैं किडनी के अंदर फंक्शन होता है टू फिल्टर द ब्लड एंड किडनीज के ऊपर वी हैव द एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड. एंड हेल्थ केयर में हमेशा एक कॉमन चैलेंज जो है हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. यहाँ पे एक टाइप की डिजीज की बात की जा रही है अगेन चिल्ड्रन में जो कि ज्यादा देखा जाता है जुवेनाइल अर्थराइटिस. तो अर्थराइटिस रिलेटेड टू द बोन एंड द अगर बोन्स वीक होती है या जॉइंट पेन होता है तो जुवेनाइल्स में बच्चों में होता है तो इट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल अर्थराइटिस. तो यहाँ पे भी टाइमली ट्रीटमेंट की बात की जा रही है और जो डिसेबिलिटी है उसको लिमिट किया जा सकता है. अगेन वी आर ऑल्सो हैविंग द वर्ल्ड यंग रूमेटिक डिजीज डे. 18th मार्च को इट इज सेलिब्रेटेड.
and recognized. So यहाँ पे भी there's lack of awareness, और यहाँ इन डिटेल सिम्टम्स की बात की जा रही है कि अर्ली मॉर्निंग में सिम्टम्स आर लाइक आपको ज्यादा पेन फील होता है इन अर्ली मॉर्निंग, एंड apart from this there is inflammation even in your eyes. तो these are some of the symptoms कि आपको juvenile arthritis हो सकता है. बाकी यहाँ डी मार्ट्स ड्रग्स की बात की जा रही है, तो ड्रग्स के केस में लाइक द डिजीज मॉडिफाइंग अर्थ ह्यूमनाइटिस ड्रग्स, और जो न्यूअर ड्रग्स बोला जा रहा है बायोलॉजिकल्स, तो दैट इज ऑल्सो वी कैन से कि वन ऑफ द चैलेंजेस, या उनकी भी इक्विटेबल अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव. स्टेरॉइड्स के ऊपर हम रिलाई करते हैं, तो स्टेरॉइड्स की जैसे वी से कि आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट. ओके, सो यहाँ पे सिटीजन्स ऑन द एज, तो यहाँ बात हो रही है कि हमने डिस्कस किया सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके रूल्स लेके आए गए. तो ओवरऑल ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि यहाँ पे ज्यादा रिलायंस देखा जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर पाओगे तभी आप उस चीज को प्रूव कर सकते हो कि आपको अगर सिटीजनशिप चाहिए. जो टाइम पीरियड है रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 11 years to 5 years. तो बाकी कंट्रीज में भी यहाँ पे मॉडल्स को कंपेयर किया गया है. जैसे हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो असाइलम सीकर्स हैं वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि दैट इज़ द ओनली वन प्रूफ जो आप प्रोवाइड कर सकते हो. बट सिंस ये असाइलम सीकर्स हैं, रिफ्यूजीज हैं, तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो अगेन जो इफेक्टिवनेस है इन रूल्स की, या जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड दिस एक्ट, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. दैट वुडंट बी फेयर, और जो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं वो उस तरीके से नहीं वर्क कर पाएगा. और एक एस्पेक्ट ये भी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि सिंस दे आर लाइक देर इज दैट फियर कि हमारी अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी तो वो खुद ही डॉक्यूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो यहाँ पे एक पार्ट ऑफ सोल्यूशन ये बताया गया है कि इंस्टेड ऑफ नो डॉक्यूमेंट्स और भी बाकी ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल टेस्टिमनीज होने चाहिए, दैट कैन बी टेकन अप एज एविडेंस की लाइक उसको भी हम एज एन एविडेंस इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ बोला जा रहा है कि जो एम्पावर्ड कमिटीज भी हैं, प्रॉपर वहाँ पे सर्टेनिटी क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि जो पावर्स हैं कमिटी की, या इवन जो असाइलम सीकर्स हैं पूरा प्रॉपर प्रोसीजर के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है कि इफ दे वांट टू अपील तो व्हाट इज द मेथडोलॉजी, कहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस. सो सिमिलरली बोला गया कि जैसे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स एक तरीके से उन्होंने भी आर्बिट्रेरी तरीके से वर्क किया, देयर इज मोर फोर्स या कोअर्सिव नेचर बहुत ज्यादा दिखाई दिया. तो सिमिलरली यहाँ पे एम्पावर्ड कमिटी के केस में भी सिचुएशन सेम है. तो एक तरीके से ओवरऑल इस चीज को एज अ फॉर्मेलिटी देखा जा रहा है रादर देन जो ट्रू ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने की बात अगर की जाए तो. और इसके अलावा दिस हैज बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स की अगेन कि ये रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर. तो विल लुक इनटू इट कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दिस. तो एक पार्ट ऑफ सोल्यूशन कि अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स यू शुड ऑल्सो add more alternatives like testimonies होना चाहिए. सेकेंडली कि we need to respect asylum adjudication जहाँ पे trained professionals होने चाहिए. अभी करंट सिस्टम में there is no such thing कि हमने इस चीज पे फोकस किया trained professionals जिनकी powers again वो judiciously यूज करे ट्रांसपेरेंटली इन अ फेयर मैकेनिज्म. पूरा जो सिस्टम है नेटवर्क वो वर्क करना चाहिए. तो these are certain things जहाँ पे emphasize किया गया. तो इट इज नॉट जस्ट इन इंडिया, बाकी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया में भी यूके में भी सिस्टम रिमेन्स रिग्रेसिव. वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स पे ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है. तो उसकी वजह से जो एक्चुअल ह्यूमन राइट्स हैं ऑफ द रिफ्यूजीज वो वॉयलेट हो रही हैं. इस आर्टिकल में वी आर सीइंग दी ऑथर इज
wife of Nandan Nilekani sir. So when he contested from the Bengaluru South constituency Lok Sabha elections 2014 में, तो she is talking about their own experience कि जब कैंपेनिंग करने जाते थे तो जो इश्यूज हाईलाइट हुए उस टाइम पीरियड पे कि लाइक बहुत बेसिक नेसेसिटीज के लिए लोगों के पास वो भी नहीं थी, तो दे वुड आस्क कि आप हमारे लिए क्या करोगे। तो कुछ लोगों ने लाइक अगर हम बात करते स्लम एरियाज की तो शी मेंशंस कि वहां पे लोगों ने बोला कि अगर हम आप हमारे लिए वाटर ही अवेलेबल करा दोगे तो वो ही हमारे लिए इनफ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, ये बेसिक सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं थी कुछ एरियाज में अगर हम बात करते हैं। देन कुछ वोटर्स में ये भी देखा गया कि अगर हम आपके लिए वोट करेंगे तो आप हमें बदले में क्या दे रहे हो, मतलब कि जैसे हम कैश फॉर वोट की बात करते हैं ऐसे स्कैम्स हाईलाइट होते हैं। तो ये भी एक तरीके से ये ट्रेंड या ग्राउंड रियलिटी हाईलाइट करता है कि वोटर्स दे आर नॉट सीरियस। तो वोटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन रिस्पॉन्स या इन एन आंसर शी सेड कि आपको इन रिटर्न एक हार्ड वर्किंग और एथिकल कैंडिडेट मिलेगा अगर आप हमारे लिए वोट करोगे तो एथिकल स्टैंडर्ड्स बिकम इम्पोर्टेंट। बाकी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई करना व्हाट इज द मेन इशू, राइट कैंडिडेट कौन हो सकता है ऑन ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स। एंड अगेन वुमेन पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो रहा है इवन इन टर्म्स ऑफ वोटर्स ऑल्सो। तो बोला जा रहा है कि अगर गुड पार्लियामेंटेरियंस इलेक्ट होंगे तो गुड लॉज बनाए जाएंगे। गुड लॉज सोसाइटी के लिए भी अच्छे हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एंड इवन फॉर डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्विटी, राइट्स एंड प्रोटेक्शंस। सो बस यहाँ पे यही मेंशन किया गया है। और बाकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्टर्स इज बीन हाईलाइटेड। तो कल ही हमने बात करी थी फैक्ट चेक यूनिट के बारे में कि इट वुड बिकम ऑपरेशनल, बट यहाँ इस आर्टिकल में दो एस्पेक्ट्स है। एक एस्पेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट के ऊपर स्टे लगा दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अभी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो उससे पहले आप कैसे स्टे लगा सकते हो, बिकॉज द मैटर इज स्टिल सब्जुडाइज बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो फाइनल जो भी वर्डिक्ट रहेगा उसके बाद ही आप स्टे लगा सकते हो, अगर हम पास में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी देखते हैं तो एक तो ये एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि बिफोर डिक्लेयरिंग इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल यू कांट पुट अ स्टे ऑन दिस। एंड सेकेंड एस्पेक्ट में यहाँ बात हो रही है कि इसको चैलेंज किस ग्राउंड पे किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मैटर है। तो जो रूल नंबर 6 है इस आईटी रूल्स 2021 का जो फैक्ट चेक यूनिट को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, तो उसमें बोला गया कि जो रूल नंबर 3 है वो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19, 21 और इवन सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को वॉयलेट करता है। तो वॉयलेट किस ग्राउंड पे करता है, तो जो अमेंडमेंट किया गया आईटी रूल्स 2021 में उसमें जो टर्म थी फेक न्यूज, उसमें फेक न्यूज इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट बिजनेस को ऐड किया गया। तो इस पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक बॉडी के अंदर है। तो कल भी हमने बात करी कि इसमें बाकी एक्सपर्ट्स भी इस फैक्ट चेक यूनिट का पार्ट होना चाहिए, नॉट जस्ट ओनली द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सो दैट इसमें अकाउंटेबिलिटी हम और इंक्रीज कर सके। देर इज मोर वी कैन से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ऑल्सो। सो एक ये एस्पेक्ट है। तो सिंस अगेन दिस मैटर इज सब्जुडाइज्ड तो विल लुक इनटू इनकी फाइनल जजमेंट क्या रहेगा इसके ऊपर। तो इस चीज को कॉन्टेस्ट किया गया अबाउट द फैक्ट चेक यूनिट। देन ट्विन स्टार्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले वी शुड नो कि व्हाट डू वी मीन बाय ट्विन स्टार्स। तो ट्विन स्टार्स मतलब कि दो स्टार्स जो क्लोजली लोकेटेड है एक दूसरे से, और जैसे कि हम अगर जैसे ह्यूमन बींग्स में भी बात करते हैं कि देर आर ट्विंस, तो ट्विंस में सिमिलैरिटी ज्यादा होती है। तो इवन ट्विन स्टार्स के अंदर भी दीज आर कॉल्ड नोन कोनेटल स्टार्स, और इनमें ज्यादा सिमिलैरिटी है, लाइक उनका जो मास है या जो उनकी एज है रफली सेम रहेगी, उनका ओरिजिन जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज कॉम्पोजिशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर होती हैं। तो दीज आर दी ट्विन स्टार्स। तो यहाँ पे जो है लाइक
दे आर फॉर्म्ड विद इन द सेम इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, मतलब जो उनका ओरिजिन है दैट रिमेन्स द सेम। सो यहाँ बोला जा रहा है कि जो ट्विन स्टार्स हैं, ये देखा गया है कि प्लैनेट को इनगल्फ कर लेते हैं बिकॉज इट ऑन इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स दैट मेड अप द डूम्ड वर्ल्ड। तो एक ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ट्विन स्टार्स जो प्लैनेट्स को इनगल्फ कर लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस है जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में भी। तो एक एस्पेक्ट है। सेकंड, ये बोला जा रहा है कि इसकी वजह से जो प्लानिटरी सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो इवन जब हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे भी जो स्टेबिलिटी है वो इट इज नॉट परपेचुअल इन नेचर, मतलब कि इट इज नॉट सर्टेन कि हमेशा ये सिस्टम स्टेबल ही रहेगा। तो एक ये एस्पेक्ट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। एंड एक ये रीजन जो दिया गया है कि जैसे जो ट्विन स्टार्स हैं, अगर ये दे आर इनगल्फिंग द प्लैनेट्स, मतलब प्लैनेट्स को एक तरीके से ये खा रहे हैं जो इनके सराउंडिंग प्लैनेट्स हैं, तो वहां पे भी ये देखा गया कि इट कैन बी बिकॉज जो प्लैनेट्स की डेथ हो रही है इस तरीके से, इट कैन बी बिकॉज ऑफ जो उनके ऑर्बिट में जो डिस्टरबेंस हो रही है, क्योंकि अगर वहां पे सपोज कोई और लार्जर प्लैनेट की वो ऑर्बिट बन जाती है या कोई सराउंडिंग स्टार ने उसको हिट किया, तो उसकी वजह से जो उसका ऑर्बिटल मूवमेंट है दैट गेट डिस्टर्ब्ड। तो एक ये मेथोडोलॉजी है कि प्लैनेट्स हाउ डू दे डाई। तो दिस इज द थिंग। तो इसको स्टडी किया जा रहा है एंड इससे व्हाट कैन वी लर्न अबाउट अगेन फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स, द केमिकल कॉम्पोजिशंस। तो ये एक आप पिक्चर में देख सकते हो आर्टिस्टिक इम्प्रेशन की प्लैनेट बीइंग डिवोर्ड बाय अ ट्विन स्टार। Then aspects of inequality in India. The World Inequality Lab Research report that the important takeaways from this, तो क्या इसके results हैं inequality in India पे बात कर रहे हैं, scale of wealth and income gap in the population. So if we go by these 5 charts, तो chart 1 is about the long run income inequality in India 1951 से 2022 तक। तो it is talking about distribution of the per tax per adult net national income. So here we are seeing कि 1952 से अगर हम देखते हैं तो जो गैप था वो बहुत कम था। मूविंग फॉरवर्ड यू कैन सी कि जो शेयर ऑफ नेशनल वेल्थ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है वो ज़्यादा इंक्रीज होता गया एज वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स 2022। तो वो टॉप 10% पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता गया, मिडिल 40% पॉपुलेशन में शार्प डिक्लाइन हुआ। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन हुआ मिडिल 40% में से, वो वेल्थ मूव हुई टॉप 10% पॉपुलेशन की तरफ। एंड जो बॉटम 50% है वहां पे भी शेयर ऑफ वेल्थ कम होता गया एंड इट इज क्लोज टू वी कैन से 15%। तो 15% ऑफ द वेल्थ इज इन बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन, इनसे क्लोज टू 25% जो मिडिल 40% पॉपुलेशन के पास है, एंड इट इज वी कैन से 55% जो टोटल वेल्थ है, शेयर ऑफ नेशनल इनकम जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। सो जब हम इवन आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो वी कैन एक्चुअली ड्रॉ सच टाइप ऑफ ग्राफ्स देयर। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन टॉप 1% जो नेशनल इनकम शेयर है 1922 से 2022 के बीच में देखे तो यहाँ पे भी वी आर सीइंग कि जो शेयर ऑफ नेशनल इनकम है, टॉप 1% नेशनल इनकम का शेयर। सो ये आप देख सकते हो कि इट इज क्लोज टू 22.5%। तो ये कितना मेजर स्पाइक हुआ है आफ्टर वी कैन से 1982। बट यहाँ पे वी कैन से कि वॉलेटिलिटी ज्यादा रही है। देन यहाँ पे टाइम पीरियड अलग है, यहाँ 1961 से बात हो रही है। फिगर 4 इज द टॉप इनकम शेयर्स। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया और बाकी कंट्रीज अगर हम कंपेयर कर रहे हैं टॉप 10% और टॉप 1% का अगर कंपैरिजन लेके चलते हैं तो साउथ अफ्रीका में ज्यादा है, अगेन वहां पे भी इनइक्वालिटी इज ह्यूज। उसके बाद वी सी इंडिया, साउथ अफ्रीका में इट इज 65%, इंडिया में जो टॉप 10% पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है वो 55% है, साउथ अफ्रीका में 65% टॉप 10% पॉपुलेशन के अंदर। तो देख सकते हैं कि स्टार्टिंग की जो टॉप 3 कंट्रीज हैं दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं। उसके बाद यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके। तो वहाँ पे इनइक्वालिटी कम है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज शेयर ऑफ द नेशनल इनकम, इन टर्म्स ऑफ की पॉपुलेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो
बाकी यहाँ डेटा की बात हो रही है कि इनकम टैक्स पेयर्स में इंक्रीज देखने को मिला है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वी कैन टेक डाउन दिस डेटा। पॉलिसी सोल्यूशन बोला जा रहा है सुपर टैक्स। तो सुपर टैक्स इम्पोज करो इंडियंस जो बिलियनर्स हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, उनके ऊपर। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने को, उसको कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो एक एस्पेक्ट यही है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सुपर टैक्स है वो भी एक प्रोग्रेसिव टैक्स है कि जो बिलियनर्स और जो मल्टी मिलियनर्स हैं उनकी इनकम के ऊपर, उनकी वेल्थ के ऊपर टैक्स का अमाउंट भी या परसेंटेज भी ज्यादा होना चाहिए, सो दैट वो जो टैक्स रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, एंड देन गवर्नमेंट वुड बी इंश्योरिंग कि वो जो रिक्वायर्ड, जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, जो पुअर पीपल है, उसमें उस रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स को कैसे इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एक वो तरीका है कि इस इनइक्वालिटी को हम कम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम सब्सिडीज की बात करते हैं कि वो एक तरीका है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू, जैसे पीएम किसान की हम बात करें, अगर फार्मर्स इनकम को हम डबल करने की बात करते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो सब्सिडी एक तरीका है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, फिस्कल पॉलिसी है, उसके थ्रू वो किया जा सकता है। और एक जो, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, एक और क्या सोल्यूशन हो सकता है, दैट इज वी टॉक अबाउट स्किल्स अपग्रेडेशन या स्किलिंग ऑफ द पॉपुलेशन। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट अगर लोग हो जाएंगे, दे कैन लाइक जो इनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी है, अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर पाएंगे थ्रू स्किलिंग देम, प्रोवाइडिंग देम स्किल्स, तो एक वो मेथोडोलॉजी है कि अगर वो इनकम ज्यादा अर्न कर सकते हैं, खुद से अर्न कर सकते हैं, सो जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो और इक्विटेबल हो सकता है। बट दैट इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। बाकी यहाँ पे वही डेटा जो हमने अभी चार्ट में स्टडी किया है। मानसी जी, इसमें एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। जैसे इंडिया का और बाकी कंट्रीज का जो ट्रेंड है वो इतना डिफरेंट क्यों है, लाइक इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों है इनइक्वालिटी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे एक चीज ये निकल के है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है टॉप 3, जैसे हम देखा साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा, टॉप 10%, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें कितना उनके पास शेयर ऑफ नेशनल इनकम है, तो साउथ अफ्रीका, इंडिया और ब्राजील में सबसे ज्यादा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल वो अभी उस स्टेज में हैं। तो एक ही एस्पेक्ट है, इवन लाइक इसको आप प्रॉपरली कैसे बोल सकते हो, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज वो स्टेज में है, डेवलप्ड कंट्रीज में सिस्टम और ट्रांसपेरेंटली वर्क कर रहा है। जैसे अगर हम वहाँ पे फॉर एग्जांपल बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, तो दैट इज इंश्योरिंग कि वो सिस्टम ट्रांसपेरेंटली वर्क कर रहा है, जो इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो एक वो मेथोडोलॉजी है, जैसे वहाँ पे चैलेंज पॉवर्टी का इतना ज्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। और अभी वी आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स ऑल्सो, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस में भी हमने जो सबसे बड़ी बात देखी कि रिकमेंडेशंस जो रहा, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये निकल के आया कि लोकल बॉडी इलेक्शंस पीरियोडिकली होना इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो पीरियोडिकली होगा तो वी कैन से कि जो फाइनेंशियल डेवल्यूशन ऑफ फंड्स है वो भी, वो सिस्टम फ्रेमवर्क भी इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। तो वी आर स्टिल वर्किंग अपॉन दैट, और जो थिंग्स वी से कि थिंग्स दे आर स्टिल इन प्रोग्रेस, और डेवलप्ड कंट्रीज में वो सैचुरेशन लेवल पे रीच कर चुके हैं। थैंक यू मानसी। वेलकम। यहाँ बात हो रही है हुआर मजीद ब्रिगेड। तो बलूच मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने ग्वादर में, पाकिस्तान में अटैक किया। तो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है, मजीद ब्रिगेड बलूच लिबरेशन आर्मी का। उन्होंने क्लेम किया जो अटैक किया पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ग्वादर पोर्ट, जो कि क्लोजली लोकेटेड है टुवर्ड्स इवन द चाबार पोर्ट ऑफ इराक, ऑफ ईरान सॉरी। तो लाइक बलूचिस्तान इज पाकिस्तान साउथ वेस्ट में, कंट्री के लार्जेस्ट मोस्ट पार्सली पॉपुलेटेड प्रोविंस है पाकिस्तान साउथ वेस्ट। तो ग्वादर पोर्ट भी साउथ वेस्ट में ही लोकेटेड है। तो वहाँ पे लाइक अगर उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ऑयल रिजर्व्स, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। तो दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ अटैकिंग दैट रीजन ओनली। बाकी यहाँ हिस्ट्री में बात की जा रही है, लाइक जब पार्टीशन हुआ तो बलूचिस्तान कॉम्प्रोमाइज, इट कंप्राइज्ड मल्टीपल chiefdoms owing allegiance टू द ब्रिटिश। सो उनके जो चीफ ऑफ कलर थे, तो ही वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ, और जो ट्राइबल चीफ्स थे उस टाइम पीरियड पे।
एंड उन्होंने डिमांड भी की कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बनना चाहिए, अगर हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। बट अगेन 1948 में उन्होंने दे स्टेड विद पाकिस्तान, दे acceded टू पाकिस्तान, एंड उस टाइम पे इंसर्जेंसी भी देखी गई। तो सेपरेटिस्ट, परसिस्टिंग इकोनॉमिक डिसअफेक्शन, पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, और अभी करंटली अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि एक और एक तरीके से जो विंडो है ऑफ अटैकिंग, तो ये उनको दैट्स हाउ दे मिसयूज देम। और इसके अलावा ग्वादर पोर्ट हमने देखा कि चाइना, again infrastructural terms, that is backed by China. So this is also key symbol of economic injustice which is faced by the Baluch. So हम देख रहे हैं कि इवन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, दैट इज ऑल्सो तरीके से इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, या दोनों साइड में देयर आर सम टेंशंस ओवर दिस। चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें या जो पावर कॉन्सेंट्रेशन है, ये सामने निकल के आया कि चाइना ज्यादा डोमिनेट करना चाहता है, तो चाइनीज इंटरेस्ट उससे फुलफिल हो पाएंगे, बट जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, जो बेनिफिट्स है, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। सो यहाँ पे यही निकल के आया कि इवन जो डोमेस्टिकली भी लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, उनको ये चीज समझ में आई कि अल्टीमेटली फायदा चाइना का ही हो रहा है। तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, इंजीनियर्स, टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं विच आर हायर्ड फ्रॉम पंजाब, सिंध एंड इवन चाइना। तो अटैक वाज आल्सो अगेंस्ट चाइनीज नेशनल्स, जो अभी रिसेंट अटैक हुआ। ये ले लेता हूँ उसे। वाटर, ठीक है। Currently, India makes up 18% of world population. Share of water is less than 5%. तो this showcases that water crisis और water productivity अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो long term it will be impacting the both health, food and overall national security of the country. क्योंकि वाटर डे था 22 मार्च, इसलिए वाटर से रिलेटेड 3 to 4 आर्टिकल्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए रिस्पेक्ट में नहीं होता है, रोज रिसोर्सेज है, इट इज यूज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उसके बाद फिर इट इट इज क्लीन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग। तो उसके कारण ट्रांस बाउंड्री इश्यू भी होता है। तो वी विल टॉक अबाउट वाटर, वाटर डिप्लोमेसी एंड एवरीथिंग अदर एस्पेक्ट रिलेटेड वाटर। तो एनएसएस सर्वे हुआ जिससे 41% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव लैक एक्सेस टू द सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर, 41%। अब वाटर इनसिक्योरिटी से क्या प्रॉब्लम होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वुमेन जाती है लॉन्ग टर्म चल करके 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर्स पोर्टेबल वाटर लेने के लिए, तो उससे उनका एक हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। रोज जाना, रोज वापस आना, गर्मी के समय में, लू के समय में, हेल्थ इम्पैक्ट है। उसके बाद फिर वो जाती है, लाइन में लगती है, तो जो वाटर माफिया होता है वो फिर एक तरह से वॉयलेट करते हैं और एक उनका जो डिग्निटी है उनको हार्म करते हैं, तो भी एक दिखता है। तो दूसरा चीज़ की वाटर नहीं होने से, ओपन डिफेकेशन करने से several other diseases such as diarrhea, malaria, cholera, etc. They impact the health of the locals, उनका भी, बच्चे का भी, बाकी परिवार का भी। तो इसलिए ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में मिशन स्वच्छ भारत अभियान था पहला, दैट टॉक्ड अबाउट द वाटर, और दैट टॉक्ड अबाउट द सैनिटेशन, सी वेस्ट ट्रीटमेंट, रीयूज ऑफ द ग्रे वाटर। उसके बाद फिर जल जीवन मिशन आया, जिसमें इट टॉक्ड अबाउट कि क्लीन, पोर्टेबल या सप्लाइड पाइप सप्लाइड वाटर टू ऑल द हाउस होल्ड इन द रूरल एरिया। उससे क्या फायदा होगा? पहली बात है, कम्युनिटी लेवल में जो वाटर क्राइसिस है वो कम हो सकता है। दूसरा, जो वुमेन जो जाती थी वहाँ, उनका टाइम बचेगा, तो अपने परिवार देखभाल कर सकती है, अपने बच्चों को ट्यूशन भेज सकती है, स्कूल भेज सकती है, तो ड्रॉप आउट रेट जो रेट है वो कम हो जाएगा और इनरोलमेंट बढ़ेगा। वुमेन अपने हेल्थ के ऊपर फोकस ज़्यादा करेगी। तो इसे एक ओवरऑल जो इम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन फैमिली वो बढ़ेगा। दूसरा कि कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात है कि आप सप्लाई तो करिए वाटर, लेकिन इसको मॉनिटर कौन करेगा? तो पानी पंचायत का कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पर।
पानी समिति से। पंचायत के अंदर में एक पानी समिति होना चाहिए जिसमें विमेन भी एक पार्टिसिपेट करेंगी। वो रेगुलेट करेगी रिगार्डिंग द वाटर क्वालिटी ऑफ द लोकल एरिया, क्योंकि वाटर जो जल जीवन मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अगर पहुंचा दिए पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर तो पानी आता नहीं है। जब पानी आता है तो उसके अंदर में कंटामिनेशन रहता है, यूरेनियम, फ्लोराइड एक्सेट्रा। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, पहुंचाना भी है, रेगुलर सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है, और कंटामिनेशन भी नहीं होना चाहिए। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए पानी समिति विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रूरल हाउस होल्ड एरिया। नेक्स्ट, हाँ, अब वाटर वी डिस्कस अबाउट द सोशल एस्पेक्ट एट द वेरी ग्रास रूट लेवल। अब वाटर कैसे हेल्प करेगा वर्ल्ड पीस को अचीव करने में, क्योंकि वर्ल्ड में देखा जाता है, फॉर एग्जांपल इसराइल और सीरिया में वॉर के बीच में भी सी ऑफ गैलिली है। वहां पर भी जो सी ऑफ गैलिली है और जो लेक है, एक और एग्जैक्ट रिवर का नाम याद नहीं आ रहा, इट इज ओनली क्लीन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इसराइल। मोस्टली अरबिक कंट्रीज और नॉर्थ, फिर नाइल को भी देखा जाता है। आसवान डाइव जब बन रहा था तो इथोपिया व प्रोटेस्टिंग, साउथ सुडान व प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इथोपिया। पूरे नाइल पर 4-5 कंट्री है, दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द नाइल। तो हर जगह, राइट फ्रॉम इरावदी रिवर जिसमें इंडो चाइना वर्सेस चाइना, ब्रह्मपुत्र, चाइना वर्सेस इंडिया ओवर द सप्लाई ऑफ वाटर, कंस्ट्रक्शन डैम, इंडस वाटर ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस शोकेसेस दैट वाटर जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड और इंटरनेशनल रिलेशन। क्यों? क्योंकि पहली बात है कि वाटर क्राइसिस होगा लॉन्ग टर्म में, हीट, एराटिक रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज के कारण, ओवर कंजम्पशन के कारण। बैंगलोर में देखा गया कि अभी कि वहां पर लोग के पास डिमांड बढ़ गया है, कितने टाइम्स डिमांड बढ़ गई वाटर की, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ बैंगलोर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, 137, 133, 172% रेट ग्राउंड वाटर कंजम्पशन है, सब 150% से ऊपर। तो दिखाता है लेस वाटर विल बी अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, इवन फॉर ड्रिंकिंग, नहाने को दूर और एग्रीकल्चर का दूर का बात है। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, वाटर एक्विफायर रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, तो एक वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उसके आगे फिर पढ़ेंगे वाटर डिप्लोमेसी। पहले वाटर हार्वेस्टिंग में आते हैं। तो इसमें बात किया है कि वाटर हार्वेस्टिंग, तो वाटर कंजर्वेशन में 3 एरिया हो गया। पहला है कि आप हार्वेस्ट करो, कंजर्व करो। दूसरा कि वाटर को कम यूटिलाइज करो। तीसरा होगा वाटर यूटिलाइज करते हो तो उसे रीयूज करो। तो 3 एरियाज है कॉन्सेप्ट। तो कंजर्व में आप वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, इन सीटू भी हो सकता है, एक्स सीटू भी हो सकता है, रेन रूफ टॉप, या फिर आप एक्विफायर ऑफ रिचार्जिंग ऑफ एक्विफायर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इंटरलिंकिंग ऑफ लेक्स, चेक डैम बिल्ड कर सकते हो, लार्ज स्केल RWS स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इससे पैसा कहाँ से आएगा? लोकल पंचायत और बाकी जो लोकल बॉडीज है वो सोशल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू अब कर सकते हैं काम, जीरो कूपन रेट में। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है मिशन अमृत सरोवर, दैट टॉक्स अबाउट वाटर कंजर्वेशन बाय क्रिएटिंग ऑफ पॉन्ड्स, सरोवर, वाटर सेट डेवलपमेंट। अर्बन फॉरेस्ट्री में मियावाकी मेथड में आता है कि स्पॉन्ज सिटी, वहां पे लेक भी है, पार्क भी है, अर्बन फॉरेस्ट्री भी है, सब एक साथ है। उससे अर्बन हीट इफेक्ट भी कम होता है और वाटर रिचार्ज भी होता है। वेटलैंड को वापस रिजेनरेट करिए, मिस्टी प्रोग्राम वेटलैंड के लिए। अब जब वाटर को कंजर्व कर दिए, साथ साथ उसका क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। तो BIS स्टैंडर्ड फॉर वाटर क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? तो यूज ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर द स्वच्छ भारत अभियान, वो भी हो रहा है। तो एक तरह से तीसरा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि रिड्यूस कैसे करेंगे यूसेस। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ड्रिप इरिगेशन, रादर देन कि आप नल खोल के रखें, आपको आपको सब्सिडी मिल रहा है वाटर का, तो आप पूरे यूज कर रहे हो। फिर
अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग लेस यूज ऑफ वाटर, ग्रे वाटर को रिसाइकिल करें, तो इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन, वाटर सेट डेवलपमेंट, रिवाइवल ऑफ द पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज, तानका मेथड एक है, चेक डैम क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ बूंद, अलग अलग सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है कि अब आता है कि वाटर को एज अ कॉमोडिटी कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कॉमोडिटी है ही ऑलरेडी, लेकिन उसको इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं ताकि लोग अवेयर रहे उससे related। पहला है कि वाटर मीटर होना चाहिए ताकि लोग और अवेयर हो सके वाटर के हिसाब। प्राइसिंग ऑफ वाटर यूज, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, इट टॉक्स अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ द ग्रे वाटर। फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलना चाहिए, इंस्टॉलिंग ऑफ वाटर मीटर, माइक्रो इरीगेशन, IoT बेस्ड ऑटोमेशन, linkage between the community awareness and people's participation in ensuring groundwater neutrality। मतलब ग्राउंड वाटर जितना यूज हो रहा है, जितना रिफिल हो रहा है, वो सेम होना चाहिए। लैंड न्यूट्रलिटी, लैंड डिग्रेडेशन कम करने के लिए अलग अलग एरिया से डीसैलिनेशन, ऐसे इसराइल यूज करते हैं डीसैलिनेशन, तमिलनाडु यूज करते हैं। तो ओवरऑल वाटर हमने बात किया अर्बन के हिसाब से। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट water, how it will be helpful or why it is very important for the international perspective। नेक्स्ट, हाँ, तो ग्लोबल वाटरस्केप में देखा जाए तो इंडिया और चाइना शेयर्स वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश एंड इंडियाज मेघना रिवर, इंडस रिवर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो yesterday we डिस्कस कि एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल अलग अलग ट्रीटी है, तो एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जिसमें सब कंट्री आ जाए, दैट विल टॉक अबाउट द वाटर सिक्योरिटी इन द साउथ एशिया। वैसे ही UN में भी होना चाहिए रिगार्डिंग वाटर डिस्प्यूट अराउंड द ग्लोब, क्योंकि ट्रांस बाउंड्री वाटर इशू डायरेक्टली इम्पैक्ट द नेशनल सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड ओवरऑल द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। अगर ई फ्लो कम होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बढ़ेगा, ई फ्लो कम होगा और ऊपर से बायोडाइवर्सिटी में इम्पैक्ट होगा। फिर क्या कर सकते हैं? पहली बात है कि एसेस कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर है वाटर का इशू। वाटर डिप्लोमेसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आ सकते हैं, जैसे टेक डिप्लोमेसी रिगार्डिंग द AI, ML, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, सिर्फ क्लाइमेट का बात करते हैं उसमें। तो ऐसे वाटर डिप्लोमेसी अलग से हर एक WF के अंदर में वाटर, SDG गोल में तो वाटर है ही, 14 है आई थिंक, इसमें एक बार देख लेना। उसके बाद फिर बाकी जगह में भी वाटर से रिलेटेड बात करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, सो मिटिगेट करें। एक इंटरनेशनल वाटर लॉ आना चाहिए जिसमें बात करें कि वाटर शेयरिंग कैसे होना चाहिए हर एक कंट्री के बीच में, एक फॉर्मूला होना चाहिए, सो दैट द वाटर डिप्लोमेसी कैन इंश्योर पीस फॉर द फ्यूचर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6.52 में प्रोग्रेस ऑन ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन है। ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट की एलिमेंट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन। वी डिस्कस यस्टरडे कि साउथ एशिया में कैसे होना चाहिए। बस ओवरऑल हाईलाइट ऑफ आर्टिकल